हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। चलिए तो फिर आगे बढ़ने वाले क्लास में एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सीडीपी। सीडीपी को जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस है उसके हिसाब से ना 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। उन 4 सेक्शन में ना एक सेक्शन होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। किसका? आप देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सेक्शन के रूप में हमको देखने को मिलता है हमारे सीडीपी में। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हमको समझना है तो पहले तो हमको साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। और साइकोलॉजी और ये जो मनोविज्ञान है इससे रिलेटेड भी बहुत सारे पॉइंट हमको अक्सर हमारे एग्जाम्स में देखने को मिले, है ना। मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको मनोविज्ञान से रिलेटेड भी देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट दोस पर्टिकुलर सेक्शन शिक्षा मनोविज्ञान, है ना। बट उसको पढ़ने से पहले बिफोर रीडिंग दैट सेक्शन हम जो इनके जड़ है उनको पढ़ लेते हैं, है ना। क्योंकि जड़ को हम पढ़ेंगे कहां से उनकी उसकी उत्पत्ति हुई है उसको पढ़ेंगे तो फिर शिक्षा मनोविज्ञान में जाएंगे ना तो बढ़िया से, और हम उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो। तो मनोविज्ञान होता क्या है एक्चुअल में? मनोविज्ञान को मिलाकर हमारी जो ह्यूमन बींग्स है या तो डिफरेंट जो एनिमल्स है, देखो मनोविज्ञान की जब भी बातें होती है ना तो जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए हैं हमारे इतिहास में उन्होंने मनोविज्ञान को सिर्फ व्यक्ति तक या आदमी तक ना सीमित रख के उनको उनको पूरे प्राणियों के व्यवहार से जोड़कर बताया है ना। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान बोला गया है जो प्राणियों के व्यवहार का और मानसिक तथा दैहिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? प्राणियों के व्यवहार, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन और उसके साथ ही साथ मानसिक और दैहिक जो प्रक्रिया है, विभिन्न हमारी जो विभिन्न मानसिक प्रक्रिया है या हमारी जो शारीरिक प्रक्रिया है उन समस्त अध्ययन को ही हम किस रूप में जानते हैं? मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं, है ना। और जैसे कि हमने चर्चा किया कि मनोविज्ञान में ये जो व्यवहार का अध्ययन है वो सिर्फ मानव का नहीं, उनके साथ ही साथ पशु पक्षियों का और या जानवरों को भी शामिल किया गया, उनके व्यवहारों को भी शामिल किया जाता है मनोविज्ञान में। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो देखो इन सभी चीजों को ऑलरेडी होप यू ऑल हैव रीड, है ना। अपने डीएड या बीएड वाले समय में आपने मनोविज्ञान से रिलेटेड ये जो टॉपिक है उनको पढ़ा है, इनके शाब्दिक अर्थ और परिभाषा, ऐसे सारी चीजें। तो शाब्दिक अर्थ का अगर हम बात करें मनोविज्ञान का, तो मनोविज्ञान क्या होता है? मन का विज्ञान होता है ना। यहाँ पर ना ये नाम से ही लगभग लगभग स्पष्ट होता है। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। अगर इसके वर्ड को, है ना, ये इस किससे बना है? साइकोलॉजी से बनता है। अगर हम इसको तोड़े, है ना, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है? दो लैटिन या यूनान, हम यूनान के लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ देखते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो जाता है साइकी, ठीक है, और दूसरा हो जाता है लॉगस। साइकी और लॉगस, तो साइकी और लॉगस दोनों वर्ड से मिलकर क्या बना है? मनोविज्ञान या साइकोलॉजी बना है। साइकी और लॉगस से क्या बन गया? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, है ना। तो ये जो साइकी और लॉगस है, साइकी और लॉगस है, उसको अगर हम यूनानी शब्द में देखें, यूनानी लैंग्वेज में देखें, है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, है ना, या ज्ञान। तो आत्मा का अध्ययन ही क्या है? फिर हम बोल सकते हैं साइकोलॉजी, है ना। तो यूनानी भाषा में अगर हम यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, साइकोलॉजी वर्ड है वो साइकस और लॉगस से बना हुआ है, साइकी और लॉगस से बना है, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ठीक है, क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, या हम इसको बोल सकते हैं आत्मा का ज्ञान। ठीक है, ये होता है मीनिंग इसका। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ में देखें, इसके अंग्रेजी के शाब्दिक अर्थ को देखें, कौन सा? साइकोलॉजी के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो साइकोलॉजी का क्या होता है? साइकी और लॉगस। साइकी मतलब हो जाता है आत्मा, और लॉगस का मतलब होता है विज्ञान, मतलब आत्मा का विज्ञान हम इसको बोल सकते हैं, या आत्मा का अध्ययन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। यहां पर आपने देखा ना, मैंने कई बार यूनान का जिक्र किया, तो जब भी याद रखिएगा, जब भी आप मनोविज्ञान की बात करेंगे
जब भी आप मनोविज्ञान की बात करेंगे तो आप ना यूनान को कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। यूनान विशेष रूप से जुड़ा हुआ है मनोविज्ञान से। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम इतिहास में जाए और मानव की जो उत्पत्ति, जो मानव समाज है और उनका जो विकास हुआ धीरे धीरे, तो शुरू में तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो जो मनुष्य थे वो बहुत सारे रीति रिवाज या मान्यताओं के आधार पर चलते थे और सोचते भी थे, है ना। यूनान देश में कुछ ऐसे लोग हुए जो बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक, आपने जरूर नाम सुना होगा, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने ना मनुष्य के मस्तिष्क को, विचारों को, उनके सोच को थोड़ा सा गहराई पर लेके गया वे सभी लोग। और उन सभी लोगों ने ये बताया कि जितने सारी जो चीजें हो रही है ना, वो सिर्फ रीति रिवाज या जो मान्यताएं हैं जो पहले से चली आ रही है उस बेस पर नहीं, या उस के आधार पर नहीं, बल्कि मनुष्य के जो व्यवहार है ना, हमारे जो आदमी के जो व्यवहार है, सोच है, चिंतन है, इस पर उन सभी लोगों ने जोर देना या उसके बारे में सोचना, समझाना, बताना शुरू किया। और उसी को हम दर्शन शास्त्र के रूप में देखते हैं ना, फिलोसफी के रूप में देखते हैं। ये सभी दर्शन शास्त्री, ये सभी फिलोसोफर थे जिन्होंने मनुष्यों की सोच को एक नई दिशा प्रदान करी थी, है ना। और क्योंकि ये सभी किससे संबंधित थे? यूनान से संबंधित थे, और ये सभी दर्शन शास्त्री थे। और धीरे धीरे ये जो सोच का जन्म हुआ था, धीरे धीरे ये जो चिंतन का जन्म हुआ था, विशेष सोच का जो जन्म हुआ था ना मनुष्य के जीवन में या मानव समाज में, वही जो सोच था, उन्हीं सोच से, उन्हीं शास्त्र से, मतलब वो फिलोसफी से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ। इस कारण से मनोविज्ञान का जन्म यूनान में 300 ईस्वी पूर्व, मतलब ये वाला जो समय है ना, याद रखिएगा, ये वाला समय है अरस्तु का समय। अरस्तु को विशेष रूप से जाना जाता है मनोविज्ञान के पिता के रूप में, या मनोविज्ञान को जन्म देने वाले के रूप में, क्योंकि ये अरस्तु से पहले हम चर्चा करते हैं प्लेटो का, और इससे पहले विशेष चर्चा होती है सुकरात का भी। ये सभी फेमस दर्शन शास्त्री रहे हैं अपने समय का, जो कि सभी यूनान से संबंधित है। और ये जो 300 ईस्वी पूर्व वाला जो डेट बता दिया गया ना, कि 300 ईस्वी पूर्व में दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, मतलब मनोविज्ञान का जन्म हुआ था करके, तो ये वाला जो समय था कहीं ना कहीं ये अरस्तु का समय था। इसी कारण से, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही जन्म हुआ था मनोविज्ञान का। दर्शन शास्त्र के ये जो दर्शन शास्त्र के द्वारा लोगों ने, या मानव चिंतन, उनके मनुष्य की सोच और इन सभी दिशाओं पर ना एक नया पहल शुरू हुआ था इन सभी दर्शन शास्त्री के द्वारा। और वो वही जो ज्ञान था, वही जो चिंतन थी, वही जो बातें थी ना, मनोविज्ञान का जन्म हुआ उन्हीं विचारों से आगे जाकर मनोविज्ञान का जन्म हुआ। पहले मनोविज्ञान अलग नहीं थे, उनको ना फिलोसफी में ही जोड़कर देखा जाता था, मतलब दर्शन शास्त्र से ही वो अटैच्ड थे, जुड़े हुए थे। लेकिन एक समय के बाद मनोविज्ञान को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाने लगा, देखा जाने लगा, समझा जाने लगा, है ना। दर्शन शास्त्र से ही क्योंकि इसका जन्म हुआ था, इस कारण से दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। ओके, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको जाता है? जैसे कि मैंने बताया, संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को। अब देखो, अब जो डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, उनके ना अपने अलग अलग विचार रहे हैं मनोविज्ञान के प्रति। कुछ वैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को क्या माना है? संरचनावादी माना है ना। मनोविज्ञान मतलब मन को, मस्तिष्क को। कुछ ऐसे वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका मानना है कि जो हमारा मस्तिष्क है वो छोटे छोटे उनके जो अंग है, छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स है, उसके बेस पर वो काम करते हैं या उसके बेस पर चलते हैं। जैसे अगर हम बोले चिंतन, ठीक है, अगर जैसे हम देखें चिंतन हो गया, छवि हो गए, है ना, ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो चिंतन है और सोच है, ठीक है, ये सारे जो छोटे छोटे पहलू है, उनके संरचना से, ये जितने भी ये जो छोटे छोटे पहलू है, उनके संरचना से ही मन का या मस्तिष्क का निर्माण हुआ है। इस कारण से ये कथन था, ये मानना था किसका? कुछ वैज्ञानिकों का, संरचनावादी वैज्ञानिकों का,
ठीक है। संरचनावादी वैज्ञानिकों का मानना था कि जो मनुष्य की मस्तिष्क है वो छोटे छोटे यूनिट से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। चिंतन से, मनन से, विभिन्न प्रकार के जो व्यूज है, दृष्टि है ना, उनसे, उनके संरचना से मस्तिष्क का निर्माण हुआ है या मस्तिष्क बने हैं, है ना। इस कारण से इन मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी मनोवैज्ञानिक बोल दिया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो विलियम वुंड का नाम सामने आता है किसमें, संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों में, विलियम वुंड। विलियम वुंड को याद रखिएगा, विलियम वुंड भी एक विशेष मनोवैज्ञानिक रहे हैं। जब भी हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो विलियम वुंड का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि विलियम वुंड को मनोविज्ञान की सबसे पहले प्रयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है ना। विलियम वुंड ही एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था मनोविज्ञान से रिलेटेड। कब? 1879 में जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी के लीपजिग शहर में इन्होंने एक अलग प्रयोगशाला स्थापित किया मनोवैज्ञानिक से संबंधित। इसमें इन्होंने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से मनोविज्ञान और उनसे रिलेटेड चीजों को समझने की कोशिश किया था, ठीक है। तो विलियम वुंड, वैसे तो विलियम वुंड का अगर हम नाम देखें तो ये विल्हेम वुंड, ऐसे इसका इंग्लिश में नाम है ना, विल्हेल्म वुंड। लेकिन विभिन्न पुस्तकों में और ऐसे बोलचाल में इसको विलियम वुंड बोल दिया जाता है ना, विल्हेम वुंड है एक्चुअल में। तो ये विशेष व्यक्ति है मनोविज्ञान से संबंधित, क्योंकि इसको सर्वप्रथम मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर प्रयोग के द्वारा उनको जानने की कोशिश करता के रूप में या कोशिश करने वाले के रूप में जाना जाता है। 1879 में सर्वप्रथम इसने जर्मनी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया था, किसने? विलियम वुंड, ठीक है। और प्रमुख संरचनावादी के रूप में भी जाना जाता है विलियम वुंड को, याद रखिएगा। चलो, तो ये तो हो गए कुछ विशेष बातें मनोविज्ञान, उनके जन्म और से रिलेटेड। अगर हम मनोविज्ञान की विभिन्न विचारधाराओं की बात करें तो सभी को देखते जाते हैं एक करके। सबसे पहला, जैसे कि हमने चर्चा किया, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। ये मनोविज्ञान का सबसे प्रथम विचारधारा है, जिसका समय आरंभ से मतलब 18वीं सदी से माना जाता है ना, कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला जाता है। आत्मा का विज्ञान कैसे? मतलब हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा सोच, जो हमारी चिंतन है वो कैसे काम करती है, इन्हीं की स्टडी को हम मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं। ऐसा मानना था इन वैज्ञानिकों का, जिन्होंने माना है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। इनके समर्थक कौन कौन थे? तो आत्मा के विज्ञान इनको बोलने वाले जो दर्शन शास्त्रीय विचारक थे वो मुख्य रूप से है प्लेटो, अरस्तु, दिकार्ते, सुकरात, है ना, जो मुख्य दर्शन शास्त्री हमने शुरू में चर्चा किया वो सभी। इन सभी का मानना था कि मनोविज्ञान का आत्मा का विज्ञान है। यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया। ये सभी यूनानी दार्शनिक थे, ठीक है। प्लेटो, अरस्तु, देकार्ते और सुकरात। जो यहाँ पर सुकरात है, सुकरात गुरु थे किसके? प्लेटो के। और अरस्तु, प्लेटो गुरु थे किसके? अरस्तु के, ठीक है। तो इनका इस तरह से संबंध था। अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात, ठीक है। तो हाँ, तो ये सभी नेम जो आप देख पा रहे हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर या दार्शनिक के नेम है, यूनान के दार्शनिक, जिन्होंने अपने बहुत सारे काम से अभी अपना प्रभाव छोड़ा है। अगर हम दर्शन शास्त्र के इतिहास को देखें या मनोविज्ञान के भी इतिहास को देखें तो इनके नाम जरूर हमको सामने देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, आत्मा का विज्ञान, है ना। साइकस और लॉगस हमने देखा था, साइकी और लॉगस, तो इस कारण से आत्मा का अध्ययन की ओर इसको बताता है। मनोविज्ञान, कुछ मनोविज्ञानिकों को मानना है कि जो मनोविज्ञान क्या है वो मस्तिष्क का या मन का विज्ञान है ना। यह मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा है जिसका समय क्या है? 17वीं से 18वीं सदी तक। और इन विचारधाराओं के समर्थक कौन कौन है? अगर हम देखें, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्लेटो, देकार्ते, सुकरात और हमने देखा अरस्तु, है ना। मन के विज्ञान की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक, थॉमस रीड, ये कुछ ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनका मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का नहीं बल्कि मन का, मस्तिष्क का विज्ञान है। इसमें हम
मन या मस्तिष्क से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं कि कैसे हमारा मन या मस्तिष्क काम करता है, कैसे उनकी संरचना है। तो ये विशेष रूप से आप देखेंगे, है ना। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में इन्होंने मनोविज्ञान को की परिभाषा, आत्मा की विज्ञान वाले परिभाषा को अस्वीकृत करते हुए इन्होंने बोला कि मनोविज्ञान आत्मा की नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा विचारधारा है मनोविज्ञान चेतना का, कॉन्शियसनेस, है ना, चेतना का विज्ञान है। यह मनोविज्ञान की तीसरी विचारधारा है जिसका समय 19वीं। मतलब होता क्या गया, शुरू में लोगों ने कुछ अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से अपना परिभाषा दिया या अपना विचारधारा प्रस्तुत किया, है ना। जैसे कि हमने सबसे शुरू में देखा अरस्तु, प्लेटो, इन लोगों ने शुरू में अपना विचारधारा प्रस्तुत कर दिए। उनके बाद वाले जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक के विचारक आते गए, उन लोगों ने अपने हिसाब से, नए समय के हिसाब से, नई दुनिया, नई सोच के हिसाब से अपना विचारधारा प्रस्तुत किया। तो अब पहले लोगों ने आत्मा का विज्ञान बोल दिया था, बाद में फिर जॉन डेवी और जो हमने पढ़ा भी, है ना, उन लोगों ने बोला कि भाई ये आत्मा का विज्ञान नहीं, जॉन डेवी नहीं, कौन, जॉन लॉक और थॉमस डी, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक थे, इन लोगों ने बोला कि भाई आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये तो मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान। उसके बाद फिर से नए विचारक आए और इनमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि मन का नहीं बल्कि चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। इनके समर्थक विलियम वुंट हो गए, है ना, और ईबी टीचनर हो गए, ठीक है, विलियम वुंट, विलियम जेम्स हो गए। ऐसे मुख्य रूप से ये विचारक थे जिनका मानना था कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न तो मस्तिष्क का, मन का विज्ञान है, बल्कि या तो चेतना का विज्ञान है ना। इन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह किसको स्थान दिया गया, चेतना को स्थान दिया गया, है ना। और टीचनर, विलियम जेम्स और विलियम वुंट आदि विद्वानों ने मनोविज्ञान को, हाँ ये विशेष रूप से ये सभी नाम आप याद रखेंगे, तो इन लोगों ने चेतना को स्वीकारा और मनोविज्ञान को चेतना की क्रियाओं का अध्ययन, ऐसा इनका कहना था कि जो मनोविज्ञान है वो विभिन्न, जो हमारी चेतना होती है, जो हमारी जो कॉन्शियसनेस होता है, जो हम विभिन्न प्रकार के सोच स्थापित करते हैं अपने मन में, विभिन्न प्रकार की चीजों को सोचते हैं, है ना, उन चीजों को ही मनोविज्ञान कहा जाता है और मनोविज्ञान में उनका ही अध्ययन होता है। मनोविज्ञान में किनका अध्ययन होता है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कई प्रकार की जो चीजें हैं, जानने की इच्छा, जिज्ञासा, और हमारे मन का जो प्रक्रिया है, मस्तिष्क की जो क्रियाएं हैं, है ना, उन्हीं सब चीजों को देखो, हम अपने आसपास की चीजों के प्रति क्या होते हैं, सचेत रहते हैं, हमको पता रहता है, कॉन्शियसनेस हम में होती है, हम जानते रहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो उन्हीं सब चीजों के अध्ययन को मनोविज्ञान कहा जाएगा, ऐसा मानना था कि इनका, इन सभी विचारकों का, विलियम जेम्स, विलियम वुंट और टीचनर जैसे विचारकों का। ठीक है, तो तीन हमने डिफरेंट विचारधारा देख ली मनोविज्ञान को लेकर। आगे अब हम चलेंगे नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है ना। अब देखो, सबसे आखिरी अगर हम विचारक देखें, सबसे आखिरी अगर हम विचारधारा देखें तो यही है। सबसे लास्ट में जो विचारक हुए, जो जैसे कि हम इनको आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, है ना, स्किनर हो गए, वुडवर्थ हो गए, वाटसन हो गए। इनका मानना था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार। किसी भी व्यक्ति, किसी जानवर या किसी के भी व्यवहार का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं, है ना, कि वो कैसे, उनका व्यवहार कैसा है, कैसे किसी के साथ उनका हाव भाव है, कैसे किसी के साथ वो ट्रीट करते हैं। तो इस तरह से जो व्यवहारिक अध्ययन है ना मनोविज्ञान में, हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ये फाइनल विचारक जो थे, आधुनिक विचारधारा वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका कहना था कि मनोविज्ञान, अच्छा इसको नवीनतम विचारधारा भी बोल दिया जाता है, और अभी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ये आज तक इस विचारधारा को माना जाता है कि मनोविज्ञान मुख्य रूप से मन का, आत्मा का, ये सब नहीं बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। तो आधुनिक विचारधारकों का, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है ना। यह मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, ये कुछ विभिन्न मनोवैज्ञानिक है ना। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वाटसन, वुडवर्थ, इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इसी विचारधारा को ही एकमात्र सर्वमान्य विचारधारा के रूप में
स्वीकार किया गया, है ना। तो समय के साथ सोच बदलते गए, लोग आते गए, अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते गए, है ना। तो सबसे लास्ट जो हमको विचारधारा देखने को मिला है मनोविज्ञान के को लेकर, वो है कि भाई मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। मानवीय व्यवहार के अध्ययन को, है ना, या विभिन्न जो जानवर है, पशु पक्षी हैं, इनके व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने कुल 4 डिफरेंट विचारधाराएं देखा, 4 विचारधाराएं देखें, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, है ना, और व्यवहार का विज्ञान, और इससे जस्ट पहले एक हमने कौन सा देखा था, चेतना का विज्ञान। ठीक, चलो इनके वैज्ञानिकों के नाम आप याद रख लीजिएगा, है ना। आत्मा का विज्ञान जो सबसे पहले जो मुख्य दर्शन शास्त्री थे, प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, देकार्ते, इनका मानना था। जॉन उसके बाद जो हमने मन या मस्तिष्क का देखा, उसमें जॉन लॉक और थॉमस रेडी ऐसे नाम हमको देखने को मिले। चेतना के विकास की अगर आपने बात किया, हमने चर्चा किया, तो इसमें विलियम जेम्स, विलियम वुंट, है ना, इन सबका हमने विचारधारा इसमें देखा। इन सबका मानना था कि चेतना का विज्ञान है। और व्यवहार के विज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे जो आधुनिक विचारधारा है या आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है, स्किनर, वुडवर्थ, वॉटसन, ऐसे नाम हमको सामने देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनसे रिलेटेड परिभाषाएं भी हैं जो हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ना सीधा सीधा परिभाषा दे देते हैं और पूछ देते हैं कि ये परिभाषा किसका है, तो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला एक प्रसिद्ध परिभाषा आपको देखने को मिलेगा वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने बोला था कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, ठीक है, पहले आत्मा, फिर इसने अपने मन को त्यागा, फिर इसने चेतना को खोया, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। तो मनोविज्ञान के जो ऊपर हमने 4 अलग अलग विचारधाराएं देखा था ना, उसको एक लाइन में यहां पर इंडिकेट कर दिया गया है कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था, फिर इसको त्याग कर दिया, फिर इसको अपने मन का विज्ञान माना, फिर इसको भी छोड़ दिए, फिर चेतना का विज्ञान माना तो चेतना को खो दिया, है ना, फिर व्यवहार को अपनाए हुए। मतलब वर्तमान में अगर हम देखें मनोविज्ञान को, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में। ठीक है, वही सर्वमान्य अभी परिभाषा के रूप में चल रहा है। ओके, वाटसन का क्या कहना था मनोविज्ञान को लेकर? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ना। वाटसन शुद्धता की बात करते हैं, ठीक है। वाटसन किसकी बात करें? शुद्धता का। मैकडुगल की अगर हम देखें, बात करें, मैकडुगल ने मनोविज्ञान को क्या बोला है? तो मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान है ना। उसने क्या है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और आचरण, व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण की बात किया किसने? मैकडुगल ने। स्किनर को अगर हम देखें, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक के रूप में हम जिसको जानते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का, अनुभव के ऊपर विशेष इसने जोर दिया है ना। स्किनर अगर आप देखेंगे तो उनका मानना था कि अनुभव के आधार पर चीजों को क्या किया जाता है? सीखा जाता है ना। तो स्किनर ने अनुभव को के ऊपर जोर दिया और बोला है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो का मानना था, ये आता है ना, पूछा गया, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानव व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। कौन? मनोविज्ञान। किसके अकॉर्डिंग? ये है क्रो के अनुसार, ठीक है, क्रो और क्रो। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार। मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और मानवीय संबंधों का अध्ययन है। वुडवर्थ की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। तो वातावरण की जब भी बात हो तो अब वुडवर्थ को याद करिएगा, ठीक है। वातावरण में क्या होता है, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? वातावरण को वुड से जोड़ लो आप। वातावरण की जब बात हो, मनोविज्ञान को जब भी वातावरण से जोड़ा जाए, वातावरण के संपर्क में होने वाला व्यवहार, ठीक है, वो जो चाहे मानवीय समाज हो या इसमें जो अगर हम पशु की बात करें तो उनके जो संपर्क में आने के से जो व्यवहार होते हैं, ठीक है, वातावरण के संपर्क में आने से जो व्यवहार होते हैं,
उन व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। तो व से वातावरण, व से वुड, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो अगर चाहो तो। ऐसे परिभाषाओं को ट्रिक से याद करने पड़ते हैं आपको। ट्रिक आप कैसे बनाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना सकते हैं। जिस ट्रिक से, जिस विशेष कनेक्शन से आपको जल्दी याद होते हैं, वो विशेष कनेक्शन के साथ आप इसको याद रख सकते हो। तो वुडवर्थ का नाम है, तो वातावरण वाला जो परिभाषा है वो वुडवर्थ का है ना। जेम्स ड्रेवर ने बोला है कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। एक और व्यक्ति ने शुद्ध बोला है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है बोला है, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है बोला है जेम्स ड्रेवर ने, है ना। तो वाटसन और जेम्स ड्रेवर शुद्धता की बात करी है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। बोरिंग एंड लेंगफील्ड का कहना है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है ना। प्रकृति, मानव प्रकृति, मानवीय प्रकृति का अध्ययन, इसको किसका कथन है, बोरिंग और लेंगफील्ड का। मैकडूगल एक और हमने ऊपर देखा है ना। मैकडूगल, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है ना। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है, हम बोल सकते हैं जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। चलो, तो इस तरह से कुछ जो विशेष परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है, वुडवर्थ का, क्रो का, है ना, वाटसन का, वुडवर्थ का, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। चलो, अब जैसे कि हमने ऊपर में एक संरचनावाद संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, संरचनावाद संप्रदाय, है ना, हमने चर्चा किया था कि कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिनका मानना है कि जो हमारी मस्तिष्क है वो बहुत विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों के संरचना से वो बनते हैं, है ना। तो ऐसे जो विचारधारक है, ऐसे जो मनोवैज्ञानिक है, उनको संरचनावाद संप्रदाय के विचारधारक बोले जाते हैं या विचारक बोले जाते हैं। यह मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है, सब, है ना, जिसके प्रवर्तक ये विलियम वुंड और टीचनर आदि है ना। विलियम वुंड का नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा जब भी आप संरचनावादी मनोविज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय की बात हो, तो विलियम वुंड का नाम सबसे पहले आता है ना। विलियम वुंड संरचनावादी संप्रदाय के क्या है, इसके समर्थक है। इन संप्रदाय के अनुसार मनुष्य की चेतना में मानसिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है ना। हमारा जो मनुष्य की जो चेतना है, हमारी जो चेतनाएं हैं, उसमें मानसिक तत्व, ठीक है, मानसिक तत्व जैसे संवेदना हो गया, ठीक है, ज्ञान हो गए, हमारी जो इमेजिनेशन हो गया, कल्पना हो गया, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इन्हीं से मिलकर, इन्हीं के संरचना से ही हमारा मस्तिष्क बनता है ना। तो इस तरह से ये संरचनावादी संप्रदाय कहलाते हैं, क्योंकि ये विभिन्न मस्तिष्क के या मन के छोटे छोटे तत्वों की बात होती है ना। और इन्हीं से मिलकर, इन्हीं छोटे छोटे तत्वों से मिलकर मस्तिष्क का या मन का निर्माण या संरचना की बातें इनके समर्थक करते हैं। समर्थक कौन कौन है? सबसे प्रमुख अगर हम संरचनावादी समर्थक या संप्रदाय की बात करें तो वो है विलियम वुंड, ठीक, ओके। संरचनावाद में अंतरदर्शनात्मक विश्लेषण के द्वारा मन और चेतना के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है ना। मन और चेतना के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट है, संरचनावाद संप्रदाय, ये मन की संरचना, मन की बनावट पर बात करते हैं, है ना। इनका विशेष फोकस किस पर होता है? हमारा मस्तिष्क का बनावट कैसे है ना। इस कारण से संरचनावाद संप्रदाय। दूसरा है प्रकार्यवाद संप्रदाय। क्या? प्रकार्यवाद। इनका ये बनावट या संरचना पर जोर नहीं देते, बल्कि काम पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? काम पर, कार्य पर, हम बोल सकते हैं कार्य पर, मस्तिष्क के कार्य पर, ठीक है, मस्तिष्क के कार्य पर जोड़ते हैं। इस संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक अगर हम देखें तो वो है विलियम जेम्स, बहुत जगहों में इनका नाम सामने आता है ना। वो विलियम वुंड थे और ये विलियम जेम्स है। और जॉन डीवी भी आप वो देख सकते हो, है ना, जॉन डीवी और विलियम जेम्स, ठीक। प्रकार्यवाद संप्रदाय, मनोविज्ञान के प्रकार्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो नाम आता है विलियम जेम्स का और जॉन डीवी का मुख्य रूप से। जैसे कि हमने देखा ऊपर, जो संरचनावादी संप्रदाय के समर्थक थे उनका मानना था कि हमारा मस्तिष्क संरचनात्मक बेस पर काम करते हैं, विभिन्न छोटे छोटे यूनिट के संरचना से हमारे मस्तिष्क का निर्माण हुआ है ना। और
इस संप्रदाय के प्रवर्तक का मानना है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो गतिशील होते हैं और विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ठीक है, इन संप्रदाय के अनुसार मानसिक क्रियाएं गतिशील और सप्रयोजनी होती है। प्रकार्यवादियों ने संपूर्ण व्यक्ति के अध्ययन पर जोर दिया और मनोविज्ञान तथा जीव विज्ञान घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। मनोविज्ञान तथा जीव विज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। ठीक है, तो प्रकार्यवादी संप्रदाय है, उनका मुख्य रूप से मानना था कि जो हमारा मस्तिष्क है वो क्रियाशील होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के क्रियाओं से या विभिन्न गतिशील विचारधाराओं से ही हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है ना। तो मनोविज्ञान के अगर हम देखें तो दूसरे संप्रदाय के लोगों का मानना है कि जो मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान हमारे मस्तिष्क की क्रियाशीलता से निर्धारित होती है और उन्हीं को हम मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क कितना क्रियाशील है, किस तरह से विभिन्न फंक्शन को, कार्य को संपादित करता है हमारे मस्तिष्क का ना। इन्हीं सब चीजों को मनोविज्ञान का रूप दे दिया जाता है, ऐसा मानना था किसका, प्रकार्यवादी संप्रदाय का, है ना। और जो संरचनावादी संप्रदाय है उनका मानना था कि मनोविज्ञान कुछ नहीं बल्कि हमारे मन के विभिन्न संरचनाओं का ही अध्ययन को हम मनोविज्ञान के रूप में देखते हैं। तो वो हो गया संरचनावादी। साहचर्यवाद की अगर हम बात करें तो इस संप्रदाय की स्थापना जॉन लॉक ने की थी। जॉन लॉक, इसके अंतर्गत स्पंदन तथा स्मृति में संबंध ज्ञात करने के साहचर्य को स्वीकारा जाता है। ठीक है, तो देखो जो साहचर्यवाद या साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएशन, है ना, या एसोसिएशनिज्म हम बोल सकते हैं। ये हो जाएगा साहचर्यवाद, मतलब संगठन। ठीक है, या संबंध या संगठन आप बोल दीजिए, संगठित होना, संगठन या संगठित होना। ठीक है, तो इनके समर्थक जो मनोवैज्ञानिक है उनका मानना था कि मुख्य रूप से जॉन लॉक का नाम आपको दिख रहा है, इनका मानना था कि विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, विभिन्न जो विचार है हमारे, वो उन एसोसिएट होते हैं, वो आपसी संबंध बनाते हैं, या छोटे छोटे जो विचार है वो एक साथ मिलकर मुख्य एक विचारधाराओं को जन्म देता है ना। इसके अंतर्गत हम क्या स्पंदन या स्मृति में संबंध ज्ञात करते हैं, है ना, आपसी एसोसिएशन ज्ञात करते हैं और साहचर्य को स्वीकार किया जाता है, मतलब इसके संगठन को या आपसी संबंध को स्वीकार किया जाता है ना। तो साहचर्यवाद संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका मानना है कि छोटे छोटे जो विचारधाराएं हैं उनसे मिलकर उनके आपसी संबंध से मुख्य विचारधाराओं का जन्म होता है ना। तो ये मनोविज्ञान का एक विशेष संप्रदाय के रूप में भी हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद संप्रदाय। कौन सा? व्यवहारवाद संप्रदाय। तो व्यवहारवाद संप्रदाय भी नाम से स्पष्ट है। इस संप्रदाय के प्रतिपादक की अगर हम बात करें तो जेबी वाटसन का नाम हमको देखने को मिलता है। जेबी वाटसन व्यवहारवाद संप्रदाय मूर्त यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करता है ना। इसके अनुसार मनोविज्ञान प्रकृति विज्ञान की एक विशुद्ध प्रयोगात्मक शाखा है, ठीक है, जिसका उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या करना, नियंत्रण और उसके विषय में भविष्यवाणी करना है। व्यवहारवाद संप्रदाय मनोविज्ञान के व्यवहारवाद संप्रदाय को समर्थन करने वाले जो वैज्ञानिक है जेबी वाटसन मुख्य रूप से, और इनका मुख्य रूप से मानना है कि मनोविज्ञान क्या है? प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति विज्ञान के एक विशुद्ध रूप है ना, और प्रयोगात्मक की एक शाखा है जिसका उद्देश्य व्यवहार की व्याख्या करना है, ठीक है, व्यवहार का व्याख्या करना, उनको नियंत्रण करना और उनके विषय में कुछ प्रेडिक्शन करना, कुछ भविष्यवाणी करना। इसके अनुसार परिवेश में आवश्यक परिवर्तन करके किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बनाया जा सकता है। मतलब परिवेश में, वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है और उसके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को उसके अनुरूप ढाला जा सकता है। ये मानना था व्यवहारवाद संप्रदाय का, है ना। अभी हम क्या देख रहे हैं? मनोविज्ञान को अलग अलग तरीके से देखा गया, अलग अलग रूप में माना गया, है ना। तो हमने देखा मनोविज्ञान क्या है, हमने संरचनावाद संप्रदाय देखा जिसमें हमारे जो मन या मस्तिष्क को छोटे छोटे विचारों का संरचना के रूप में दिखाया गया, है ना। प्रकार्यवाद में हमने देखा कार्य पर विशेष रूप से जोर दिया गया, ठीक है। व्यवहारवाद में हम देख रहे हैं कि व्यवहार पर जोर है। एक है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्ट का अगर हम देखें, है ना, तो ये मुख्य रूप से निर्भर होता है सूझ पर। इन विचारधाराओं का, इनके विचारकों का मानना है कि किसी भी चीजों को ना हम सूझ से सीख सकते हैं। किसी भी चीजों को हम किससे सीख सकते हैं? सूझबूझ से सीख सकते हैं। मतलब होता है समग्र रूप, है ना,
किसी के समग्र रूप को गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ के रूप में देखा जाता है ना, समग्रता। इनके प्रवर्तक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप में देखता है, किसी भी चीजों को, किसी भी समस्या को समग्र रूप में देखते हैं, है ना, और इस तरह से चीजों को निर्धारण करते हैं। इस संप्रदाय के प्रतिपादक मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कोहलर, आपने तो देखा होगा, है ना, कोहलर को प्रमुख गेस्टाल्टवादी के रूप में आप पढ़ते हो। सूझ का सिद्धांत, जब भी हम गेस्टाल्ट की बात करते हैं हम बात करते हैं सूझ का, ठीक है। सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, किसी भी चीजों को सूझ से, थोड़ा सा दिमाग से सीखा जा सकता है, ऐसा मानना है इन संप्रदाय के प्रतिपादकों का, ठीक है। वर्दाइमर, कोपक, ठीक है, कोपका और कोहलर, कर्ट लेविन, ऐसे कुछ विशेष नाम हमको देखने को मिलता है गेस्टाल्टवादी में, है ना। कोहलर का चिंपांजी आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें सूझ से उन्होंने चीजों को सीखा, है ना, तो वही है। इस संप्रदाय का जन्म जर्मनी में लगभग 1912 में हुआ था। और गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या है? गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ जैसे हमने ऊपर में चर्चा किया, समग्र रूप, आकृति या संरचना आदि, है ना। इस संप्रदाय के अनुसार मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभव के प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। मनोविज्ञान को व्यवहार तथा अनुभव के प्रकार, ठीक है, तो समग्र रूप में चीजों को सीखने पर जोर दिया जाता है इस संप्रदाय के अनुसार, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्रेरक संप्रदाय। इस संप्रदाय का परिवर्तक कौन है? प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। प्रेरक संप्रदाय, ठीक है, विलियम मैकडूगल। नेक्स्ट है यह संप्रदाय मशीनी या व्यवहार विचार के बिल्कुल विरुद्ध है ना। व्यवहार वाले जो विचार है ना, उसके बिल्कुल ये अपोजिट है। इसे प्रेरक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रेरणा, कार्य करने या कार्य करने की इच्छा पर बल देते हैं, है ना। इसको प्रेरक संप्रदाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेरणा पर, किसी भी काम करने की प्रेरणा होनी चाहिए, है ना, या कार्य होनी चाहिए, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। इस प्रमुख विचारधारा पर ये विश्वास करते हैं, इस कारण से इस संप्रदाय को प्रेरक संप्रदाय कहा जाता है ना। अगला है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इस मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कई बार पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड, है ना। ये विभिन्न एग्जाम में आप देखे होंगे, है ना, अगर आपने एग्जाम दिलाया होगा टेट का और या टीचर का, सीटेट में बहुत सारे। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय मनोविज्ञान का, उनके प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड, है ना। इस संप्रदाय में अचेतन एवं पूर्ण चेतन व्यवहार को सम्मिलित किया गया है ना। अचेतन और पूर्ण चेतन वाले व्यवहार को सम्मिलित किया गया है। इस संप्रदाय में व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में काम, मूल प्रवृत्ति कारक को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ना। तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो वो है सिगमंड फ्रायड। चलो आगे अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर। मनोविज्ञान के अलग अलग शाखा, अलग अलग प्रकार के मनोविज्ञान। देखो हमारा मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में क्या है? मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान एक्चुअल में क्या है? वो मनोविज्ञान का एक शाखा ही है। मनोविज्ञान में हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, है ना, शिक्षा, समाज, मानव, पशु, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक शाखा, एक अंग, एक स्वरूप है, एक रूप है, जिसको मनोविज्ञान के विभिन्न शाखाओं में से एक के रूप में हम देखते हैं। क्योंकि हम शिक्षक है, शिक्षक बनने जा रहे हैं, इस कारण से हमको शिक्षा मनोविज्ञान से ज्यादा मतलब होता है। इसी कारण से हमारे सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष रूप से दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मनोविज्ञान क्योंकि हम देख ही रहे हैं, तो मनोविज्ञान की कौन कौन सी विभिन्न शाखाएं हैं उसको भी थोड़ा सा सरसरी तौर पर हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला मनोविज्ञान की शाखा है सामान्य मनोविज्ञान की। अगर हम बात करते हैं तो सामान्य मनोविज्ञान में मानव के सामान्य व्यवहार का साधारण अध्ययन किया जाता है। मानव के सामान्य व्यवहार, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। तो सामान्य रूप से जो मानव जाति है वो कैसे व्यवहार करता है, उसके अध्ययन को हम सामान्य मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। मनुष्य के, मानव जाति के व्यवहार को सामान्य मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। असामान्य मनोविज्ञान दूसरा अगर आप देखोगे तो इस शाखा में असाधारण तथा असामाजिक व्यवहार। अब देखो सामान्य मनोविज्ञान में हमने साधारण व्यवहार के बारे में पढ़ लिया भी कि सामान्य रूप से मनुष्य को कैसे कैसे व्यवहार करने चाहिए या मानव कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वो सामान्य हो गया।
अब असामान्य मनोविज्ञान में हम ना मनुष्यों के या मानव के असाधारण व्यवहार या असामाजिक व्यवहार, मतलब ऐसे व्यवहार जो सब नहीं करते, कुछ विशेष लोग करते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। वो क्या हो जाएगा, असामान्य मनोविज्ञान हो जाएगा। इस शाखा में मानसिक रोगी, देखो चलो, मानसिक रोगी, उनके व्यवहार, उसके कारण, उसके उपचार, विश्लेषण एक्सेट्रा, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे असामाजिक मनोविज्ञान में, है ना। सामान्य में सामान्य अध्ययन, विशेष, असामान्य में विशेष अध्ययन। ठीक है, अगला मानव मनोविज्ञान। अब देखो सामान्य मनोविज्ञान में ना हमने सामान्य रूप से मानव जाति कैसे होता है, किस तरह से उनके व्यवहार होते हैं, इन सभी चीजों को पढ़ा या इनको पढ़ते हैं सामान्य मनोविज्ञान में। लेकिन एक और अब हम देख रहे हैं मानव मनोविज्ञान। तो देखो मानव मनोविज्ञान में हम मनुष्य जो जाति है, मानव जो जाति है, उनके बहुत सारे चीजें, उनको गहराई से देखेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान की इस शाखा में केवल मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, पशु व्यवहारों को यह अपने क्षेत्र से बाहर रखते हैं। ठीक है, सामान्य मनोविज्ञान में हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि सिर्फ मानव नहीं बल्कि उसमें पशु पक्षियों को भी ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, है ना, सामान्य मनोविज्ञान में। तो सामान्य मनोविज्ञान में मनुष्यों के अलावा, मानव के अलावा जानवरों का, पशु पक्षियों का भी अध्ययन शामिल था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब अलग अलग कर रहे हैं। सबसे पहले सामान्य और असामान्य मनोविज्ञान हमने देख लिया। अब हम तीसरा मनोविज्ञान देख रहे हैं, मानव मनोविज्ञान, जिसमें विशेष रूप से मानव के व्यवहार, उनके जीवन, कैसे उनकी जो सारी चीजें वो करते हैं, उन सब चीजों को, उनके व्यवहारों को अध्ययन किया जाता है, किसमें, मानव मनोविज्ञान में। व्यक्ति मनोविज्ञान में विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति मनोविज्ञान, है ना। मानव मतलब पूरे मानव जाति का हो गया, व्यक्ति मनोविज्ञान मतलब विशेष व्यक्तियों का व्यवहार कैसे रहता है ना। ये मनोविज्ञान की वह शाखा जो एक व्यक्ति का विशिष्ट रूप से अध्ययन करती है, व्यक्ति मनोविज्ञान कहलाती है। इसका प्रमुख विषय वस्तु व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। अब है ना, मानव मतलब वो तो सामान्य हो गया, अलग अलग व्यक्तियों का विशेष रूप से जब अध्ययन किया जाता है ना, तो ये पता चलता है कि अलग अलग व्यक्तियों में क्या समानताएं हैं या क्या विभिन्नताएं हैं, है ना। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए व्यक्ति मनोविज्ञान यूजफुल होता है। व्यक्तियों के विशेष रूप से उनके अलग अलग व्यवहारों का अध्ययन करके अलग अलग लोगों में अंतर को समझा जाता है ना। ठीक है, अगला है पशु मनोविज्ञान। अब पशु मनोविज्ञान, वो भी नाम से स्पष्ट है भाई, ऐसा मनोविज्ञान जिसमें पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, पशुओं के व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनके जीवन काल होते हैं, कैसे उनका सोच होता है ना। तो वही है, पशु से संबंधित जो अध्ययन है वो पशु मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। नेक्स्ट समूह मनोविज्ञान। इस शाखा में समाज, अब जहां भी समूह की बात होती है ना, समूह की बात होती है, मतलब बात होती है किसकी, समाज की। मानव समूह को समाज ही बोला जाता है। तो मनुष्य, मानव समाज के अध्ययन को ही समाज मनोविज्ञान या समूह मनोविज्ञान बोला जाता है। सोशल साइकोलॉजी भी इसको बोलते हैं। हम अध्ययन करते हैं कि समाज या समूह में रहकर व्यक्ति का व्यवहार कैसे होता है। इसमें इस विशेष बात को जाना जाता है, समझने की कोशिश करी जाती है कि किसी ग्रुप में, समूह में, समाज में व्यक्ति विशेष का जो व्यवहार है वो कैसा होता है ना। ओके, बाल मनोविज्ञान। अब चलो भाई, ये विशेष है ना, क्या, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान भी हमारे स्पेशली अगर हम बात करें शिक्षा या टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान में हम बालकों के बारे में विशेष रूप से पढ़ते हैं। बालकों को शारीरिक बनावट, मानसिक, सामाजिक उनका विकास कैसे होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है ना, प्राणों से किस तरह से वो अलग होते हैं, उनका व्यवहार बड़े से कैसे भिन्न होता है ना, बालकों का विशेष व्यवहार, उनके विकास, इन सभी चीजों को अलग 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 बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। प्रौढ़ मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो प्रौढ़ व्यक्तियों के विभिन्न व्यवहारों का अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रौढ़ हो गया। ओके, अगला है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा से संबंधित अध्ययन, शिक्षा से संबंधित चीजों के बारे में जहां हम जानते हैं, सीखते हैं, है ना, या व्यवहारों के बारे में देखते हैं, वो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। उनका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारों का न केवल अध्ययन है करती, बल्कि व्यवहारों के परिमार्जन के प्रयास भी करती है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारों का सिर्फ अध्ययन नहीं करती, बल्कि उसके विशेष क्या उनके निवारण हो सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो उनको किस तरह से उनका निवारण किया जाएगा,
किस तरह से उस समस्या को दूर किया जाएगा, उन सभी चीजों को भी अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। औद्योगिक मनोविज्ञान में उद्योग धंधा के समस्याओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मजदूरों का व्यवहार, समस्या, उत्पादन से, ये सारी चीजें औद्योगिक मनोविज्ञान में। शुद्ध मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का वह शाखा, वह क्षेत्र जिसमें मनोविज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है और मनोविज्ञान के सामान्य सिद्धांतों, पाठ्य वस्तुओं आदि से अवगत कराकर हमारे ज्ञान में वृद्धि करी जाती है, ठीक है। एक है व्यवहार का मनोविज्ञान, है ना। मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत उन सिद्धांतों, नियमों तथा तथ्यों को रखा गया है जिसमें मानव के जीवन में प्रयोग किए जाने वाले जिसको मानव के जीवन में प्रयोग किया जाता है। शुद्ध मनोविज्ञान सिद्धांत पक्ष है, शुद्ध मनोविज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि व्यवहारिक मनोविज्ञान व्यवहारिक। हाँ, शुद्ध मनोविज्ञान जो हमने देखा उसमें सैद्धांतिक पक्ष को अध्ययन किया जाता है, ठीक है, थियोरेटिकल चीजों को देखा जाता है, जबकि व्यवहार वाले मनोविज्ञान में मुख्य रूप से व्यवहारिक मनोविज्ञान को देखा जाता है, व्यवहारिक पक्ष को देखा जाता है। तो व्यवहार का अध्ययन मुख्य रूप से इसमें करेंगे। अपराध मनोविज्ञान, अब क्रिमिनल क्राइम से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन जब किया जाएगा वो अपराध मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। परा मनोविज्ञान में यह नव विकसित शाखा है विज्ञान मनोविज्ञान का। इस शाखा के अंतर्गत मनोविज्ञान अतीन्द्रिय मतलब सुपर सेंसिबल और इंद्रियतर एक्स्ट्रा सेंसरी प्रत्यक्षों का अध्ययन करते हैं। अतीन्द्रिय तथा इंद्रियतर प्रत्यक्ष पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। मतलब जो हमारे सेंसेस है ना, जो इंद्रिय है, उनके विशेष काम, है ना, जो सामान्य जो उनके यूजेस होते हैं उनसे हटकर कोई विशेष चीजों का, ठीक है। परा मनोविज्ञान, परा शब्द का मतलब होता है सामान्य से हटकर, है ना, सुपर से भी ऊपर वाली जो बात होती है वो परा कहलाता है। तो परा मनोविज्ञान में वही है जो हमारे विशेष या सुपर सेंसिबल इंद्रिय है, एक्स्ट्रा सेंसरी जो चीजें हैं उनका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, ठीक। नैदानिक मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की शाखा मानसिक रोगों के कारण, ठीक है। चलो, बहुत सारे जो समस्या है उनको निदान करने के बारे में जो मनोविज्ञान होते हैं, साइकोलॉजी होते हैं, उनके लक्षण, प्रकार, निदान, उपचार, है ना, इन सबको नैदानिक मनोविज्ञान कहा जाता है। समाज मनोविज्ञान हमने ऊपर एक और पढ़ ही लिया था, है ना। समाज की उन्नति कैसे होगा, विकास कैसे होगा, इनके अध्ययन को समाज मनोविज्ञान कहा जाता है ना। समाज की मानसिक स्थिति, समाज के प्रति चिंतन आदि, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे क्या किया जाए, समाज को केंद्र बिंदु रखकर जब चीजें को करी जाती है, स्टडी करी जाती है, वो समाज मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान आजकल विशेष रूप से देखने को मिला है ना। बाल मनोविज्ञान तो हमने पढ़ लिया, किशोर मनोविज्ञान को भी समझना, देखना, जानना जरूरी है ना। मनोविज्ञान की शाखा के अंतर्गत किशोरों के मानसिक स्थिति बहुत जरूरी है। संवेग, रुचि, अभिवृत्ति, समस्या, शारीरिक विकास, इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, मनोविज्ञान संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ विशेष तथ्य है जिनको जानना जरूरी है ना। एग्जाम के दृष्टि से ये चीजें महत्वपूर्ण है, एक बार जान लो। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रोडोल्फ गोयकल, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था अगर बोले तो गोयकल, रुडोल्फ गोयकल, याद, नाम याद रखना। मनोविज्ञान का जनक अगर बोले, मनोविज्ञान का जनक 300 ईस्वी पूर्व मनोविज्ञान का जन्म हुआ अरस्तु। कौन? अरस्तु, हमने देखा था ना ऊपर में, है ना। अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसको विशेष श्रेय जाता है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक की अगर हम बात करें तो वो है विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स, जिन्होंने प्रकार्यवाद संप्रदाय का क्या किया, इसने समर्थन किया। इन्होंने माना, है ना, कि जो हमारा मस्तिष्क है वो उनके विभिन्न, वो बहुत तरह से क्रियाशील होते हैं, विभिन्न कार्य करते हैं, उनके अध्ययन से ही हम मनोविज्ञान या चीजों को समझ पाते हैं, है ना। तो विलियम जोन्स कौन है? जेम्स क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक अगर हम देखें, है ना, प्रयोगात्मक, तो वो है विलियम वुंड, ठीक है, प्रयोगात्मक। और हाँ, प्रयोगात्मक मतलब हाँ, ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड, ठीक है। पशु मनोविज्ञान का बोले तो थॉर्नडाइक है। संरचनावाद ये विलियम वुंड है एक्चुअल में, ठीक है, विलियम वुंड, ठीक है। संरचनावाद संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो विलियम वुंड और टीचनर, ठीक। संरचनावाद में विलियम वुंड का नाम आता है, और
और अगर हम बात करें प्रकार्यवाद, है ना, प्रयोग वाले में या प्रकार्यवाद वाले में, तो विलियम जेम्स का नाम आता है। मनोविश्लेषणवाद की अगर हम बात करें जब भी, तो सिगमंड फ्रायड का नाम आप याद रखे ही होंगे, है ना। मनोविश्लेषण शब्द जब भी आपको दिखे, सिगमंड फ्रायड को याद कर लेना। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो कोहलर को तो आप जानते ही हो, सूच का सिद्धांत, है ना, चिंपांजी। और इसके अलावा वर्दीमर और कोफका। व्यवहार की जब बात करते हैं, व्यवहारवाद के जनक तो है वाटसन। प्रयास और त्रुटि को तो आप थॉर्नडाइक के रूप में जानते ही हैं, है ना। थॉर्नडाइक का मानना है कि हम किसी भी चीजों को प्रयास या त्रुटि, कुछ गलती करके, प्रयास करके ही सीखते हैं, ठीक। अनुबंधन सिद्धांत की बात करें तो पावलोव है ना, पावलोव का कुत्ता आपने देखा था, थॉर्नडाइक की बिल्ली आप जानते हैं, है ना। क्रिया प्रसूत स्किनर, चूहा, चूहा वाला चूहे का प्रयोग, ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक कौन है? स्किनर। आगे बढ़ेंगे, पुनर्बलन जब भी बात हो, पुनर्बलन सिद्धांत है सीएल हल, पुनर्बलन, है ना। मानवतावादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक है मानवतावादी दृष्टिकोण मॉस्लो, मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रेरक प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हमने देखा विलियम मैकडूगल, है ना। प्रेरक संप्रदाय, प्रेरक, प्रेरणा, ठीक है, किसी भी काम को करने का इच्छा का अध्ययन या प्रेरणा होनी चाहिए, उससे संबंधित है विलियम मैकडूगल, ठीक है। प्रकार्यवाद हमने अभी आगे चर्चा किया, विलियम जेम्स है या जॉन डिवी है, कौन कौन? विलियम जेम्स और जॉन डिवी। प्रकार्य। क्षेत्रवाद में कुर्ट लेविन, क्षेत्रवाद सिद्धांत के जनक कुर्ट लेविन। अंतरदर्शन विधिक प्रवर्तक विलियम वुंड और टीचनर, ठीक है। अंतरदर्शन संरचनावाद, ये सब विलियम वुंड, है ना। बहिर्दर्शन है जेबी वॉटसन, बहिर्दर्शन मनोविज्ञान के बहिर्दर्शन सिद्धांत क्या है? जेबी वॉटसन। प्रश्नोत्तर व प्रश्नोत्तरी विधि के प्रवर्तक अगर बोले तो सुकरात और वुडवर्थ को याद रखिएगा, है ना। प्रश्नोत्तर सुकरात, प्रश्नोत्तर या प्रश्नावली विधि सुकरात। समाज मीति ये भी पूछा गया है, समाज मीति विधि के प्रवर्तक मोरेनो। समाज मीति मोरेनो को ना जोड़कर रखेगा, समाज मीति मोरेनो, है ना। व्यक्ति इतिहास विधि के प्रवर्तक टाइडमैन, व्यक्ति इतिहास। प्रयोगात्मक विधि विलियम वुंड, प्रयोग विलियम वुंड, है ना, प्रयोग। बीज कोषों के निरंतरता के नियम बीज कोषों की निरंतरता बीजमैन, है ना। अगला है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम लैमार्क। ये ऐसे सब नियम है जिसको एग्जाम में ना कई बार पूछ दिए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत सभी को लगभग कभी न कभी किसी एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, है ना। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम लैमार्क। मेंडल तो ग्रेगर मेंडल आप सभी जानते हैं, मेंडल का अनुवांशिकता का नियम, है ना। अनुवांशिकता की जब भी बात हो, ग्रेगर मेंडल का नाम याद रखेंगे। मनोलैंगिक सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषण और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे आप जानते हो। मनोसामाजिक इरिक्सन, ये सब भी जानते हो आप, है ना। मनोसामाजिक सिद्धांत। भाषा विकास का जब भी बात आए तो चॉम्स्की है ना, भाषा विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग है, ठीक है। विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखा था? विलियम जेम्स ने लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग 1916 ईस्वी में खोला गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग 1916 में, ये कुछ ऐसे तथ्य है जो याद रखनी चाहिए, पूछ देते हैं। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला विभाग खोला गया था। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। मनोविज्ञान एसोसिएशन, भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन 1914। 1989 को नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया, 1989 को नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई थी। विलियम वुंड ने 1862 में बीट्रेज नामक प्रारंभिक पुस्तक में ही मानव विज्ञान को एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी थी। किसने? विलियम वुंड ने, ठीक है। बोरिंग ने विलियम वुंड के लिए कहा कि वुंड से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोविज्ञान ही नहीं थे। हाँ, ये बोरिंग, इसने विलियम वुंड जो कि मनोविज्ञान को अस्तित्व में लाने के लिए विशेष स्थान रखते हैं, है ना, उनके बारे में कहा कि वुंड से पहले तो मनोविज्ञान था लेकिन मनोवैज्ञानिक नहीं थे। एबिंगहास मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम, ये इसका कथन है एबिंगहास का। मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिनों का है। मनोविज्ञान वर्तमान में
शैशवावस्था में, मतलब बहुत सारी और भी चीजें मनोविज्ञान को लेकर अभी होना है, वो अभी शुरुआत हुई है, ऐसा बोलना चाह रहा है ना। समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन बिल्कुल इसमें होना है ना। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था, हमने चर्चा किया है ना। दर्शन शास्त्र की एक शाखा ही था मनोविज्ञान, बाद में इसको विशेष रूप से संरचनावादी जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, विलियम वुंड वगैरह के द्वारा इनको क्या किया गया, मनोविज्ञान को अलग किया गया। वाटसन को व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान का जनक वाटसन। विलियम वुंड ने जर्मनी के जीपलिंग स्थान पर 1889 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का स्थापना किया था, इसलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, ठीक, क्योंकि उसने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंड को। ठीक है, 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा चल रहा है, व्यवहार। अभी के समय में व्यवहार को विशेष स्थान दिया गया है ना। मनोविज्ञान क्या, व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, सही बात है ना। किलपैट्रिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रणाली की जब भी बात हो, किलपैट्रिक को जन्म दिया तथा करके सीखने पर बल दिया, है ना। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि। मारिया मोंटेसरी ने मंद बुद्धि बालकों पर के लिए शिक्षण कराने हेतु मोंटेसरी, है ना, मारिया मोंटेसरी विधि, ये किसके द्वारा इसको जन्म दिया गया, मारिया मोंटेसरी के द्वारा। ठीक है, इसलिए मंद बुद्धि बालकों के शिक्षण के लिए। हरमन रोल्सा ने 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण, ये व्यक्तित्व परीक्षण विभिन्न प्रकार के, हम उसको आगे पढ़ेंगे, है ना। तो वो हरमन रोल्सा परीक्षण या स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक पद्धति का जन्म दिया। इस विधि यह विधि विज्ञान के लिए बहुत उपयोगी था। कौन सा, ह्यूरिस्टिक, है ना। बीएफ स्किनर ने 1938 में क्रिया प्रसूत सिद्धांत या अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। टॉलमैन ने 1935 में प्रयोजनमय उद्देश्यवाद व्यवहार का प्रतिपादन किया। लियोपोल्ड ब्लैक ने 1948 में व्यक्ति मापन के लिए बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया। डॉक्टर कार्लसन ने वेनेटिका इकाई प्रणाली का प्रतिपादन, डॉक्टर कार्लसन। ये सभी ऐसे कुछ विशेष पॉइंट थे, विशेष तथ्य थे जो हमें एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए कुछ पॉइंट्स। ठीक है, चलो, तो ये तो हुई बात मनोविज्ञान का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे किस पर, शिक्षा मनोविज्ञान पर। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान और उनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जितने भी एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, सबको हम चर्चा करने वाले इस शिक्षा मनोविज्ञान वाले सेक्शन में।